प्रश्न ये है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी का सोर्स क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी या उल्कापिंड? देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में हमको दो प्रकार के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। पहला है अप्राकृतिक, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, और तीसरा है प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल कहते हैं। तो भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी, उल्कापिंड क्या है? नेचुरल है। देखिए, ये सारे दो उत्तर हैं, ये बिल्कुल सही है एक तरीके से, कि हम दोनों सोर्सेज से पृथ्वी के आंतरिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट क्या पूछा है? सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो उत्तर खोजना है। मैं यहां सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाए। सबसे पहले अप्राकृतिक, आर्टिफिशियल, ये कौन कौन से हैं? घनत्व, डेंसिटी, दबाव, प्रेशर और तापमान, टेम्परेचर। यदि हम पृथ्वी के को ले लें यहां पे, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कितने पे है? 6371 किलोमीटर पर। तो पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व तो हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं, जो है 2.7 से 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हम जब पूरी पृथ्वी के घनत्व को नापते हैं तो यह बनता है करीब 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। यह क्या दर्शाता है कि ऊपरी परत का घनत्व तो कम है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व इसकी तुलना में अधिक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे पदार्थ उपलब्ध है या उपस्थित है जिनका घनत्व स्वयं में बहुत अधिक है। यही कारण है कि ऊपरी परत का कम घनत्व होने के बाद भी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व बहुत अधिक है। दूसरा है दबाव। देखिए, घनत्व के ऊपर कितना भी दबाव हो, किसी वस्तु की जो डेंसिटी है वो प्रेशर से कभी बदलती नहीं है। अब चाहिए आप पृथ्वी की सारी लेयरों को हम इस तरह देख लें, जो क्रस्ट मेटल कोर है, तो इसका मतलब है कि ऊपर के कम दबाव है, नीचे अधिक दबाव है, लेकिन नीचे की डेंसिटी ऊपर की डेंसिटी में अंतर है। इसका मतलब है कि दबाव के बावजूद भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में डेंसिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा तापमान है। हम क्या जानते हैं कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, लेकिन ये औसत है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? औसत है। और वास्तव में क्या है कि प्रथम 100 किलोमीटर पर ये जो तापमान बढ़ने की दर है, ये 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। फिर अगले 200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर जिसको हम कहते हैं, ये 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। फिर उसके पश्चात पृथ्वी के केंद्र तक यह है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। इस दर से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसका औसत ये निकलता है। इस आधार पर माना जाता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का तापमान है करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। दूसरा है ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंप विज्ञान। इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि सही उत्तर कौन सा होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसी तरह का चित्र बनाया जाता है। ये 100 किलोमीटर तक क्या है? इसको हम कहते हैं क्रस्ट। फिर 2900 किलोमीटर तक इसको कहते हैं मेंटल, और ये क्रोड, और ये कोर कहते हैं हम जिसको, ये है 6371 किलोमीटर। ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रिया, सामान्यतः ये माना जाता है कि मेंटल के ऊपरी भाग में, जो जिसको हम ऊपरी मेंटल कहते हैं, ये भाग जो करीब करीब 400 किलोमीटर तक है, इसको जो कहा जाता है दुर्बल मंडल, एस्थिनोस्फेयर, दुर्बल मंडल, यहीं से पृथ्वी के, यहीं से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती और यहीं से ज्वालामुखी मैग्मा ऊपर आता। तो इसका क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो सेमी लिक्विड प्लास्टिक अवस्था में है, तो यह भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देती है। उल्कापिंड,
मान के चलते हैं कि हमारे जितने ग्रह हैं ये विभिन्न पदार्थों के इकट्ठा होने से बने हैं और समय समय पे पृथ्वी पे जो उल्का पिंड आते रहते हैं उनके अध्ययन से, उनके आंतरिक भाग के अध्ययन से हम ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार होगा। और लास्ट वाला इसमें है भूकंप विज्ञान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर निकाल लेंगे कौन सा है। जब भूकंप आता है तो सामान्यतः 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, PSL, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय, ठीक है। ये जो पहली दो है P, इसको हम कहते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग पे चलती है। तो ऊपरी भाग क्रस्ट है, ये बीच का भाग मेंटल है, यहां लिख देते हम लोग, M से इंडिकेट, और थर्ड भाग क्रोड है। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले कौन सी तरंग होती है? P। तो P तरंगे क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनकी उपस्थिति बड़े आराम से, ये P। लेकिन दूसरी तरंग है उसके बाद S, ये S तरंग है, ये S है। अब ये S तरंग क्या है? ये पे देखिए S तरंग है। S तरंग क्या है कि ये क्रोड के वाले जो बीच का भाग है इसमें S तरंग की अनुपस्थिति है। और S तरंग की विशेषता क्या है? S तरंग की विशेषता है कि ये तरल पदार्थ वाले किसी भी भाग में ट्रेवल नहीं करती, परिवहन नहीं करती। तो क्या मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में, यही कारण है कि यहां पे S तरंगे अनुपस्थित है। और तीसरी है L तरंगे जो धरातल में चलती है। तो आप आसानी से पता कर लिए कि कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देता है, वो है बी, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वैगनर, डेली, एडवर्ड स्वेस और आर्थर होम्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सियाल, सीमा और नीफे है क्या, उसके बाद हम इस उत्तर को निकालेंगे। देखिए, सियाल, सीमा और नीफे जो वास्तव में वर्गीकरण है वो है रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है। माना जाता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है और वास्तव में है वो क्या है? अवसादी चट्टानों से बनी है और इन अवसादी चट्टानों के नीचे ये 3 परतें पाई जाती है, सियाल, सीमा और नीफे। जो सबसे पहली परत है उसका नाम है सियाल। सियाल वास्तव में अंग्रेजी के 2 वर्ड सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। ये क्या है? तेजाबी, यहां पे तेजाबी पदार्थ, ये एसिडिक है, एसिडिक है। और इसका जो घनत्व है वो 2.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसकी गहराई करीब 300 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये यदि ऊपरी परत अवसादी चट्टानों की तो इससे 300 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी परत है? ये है सियाल की, ठीक है। और महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो इसी परत से, महाद्वीपों की रचना इसी परत से हुई है और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। सियाल की जो नीचे की परत है वो है जिसको हम कहते हैं सीमा, ठीक है, ये सीमा। और इसकी जो गहराई है, यहां पर हम लोग सीमा लिख देते हैं। सीमा किससे बना है? ये बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये कौन सा है? सियाल। जो इसकी गहराई है वो है करीब 2000 किलोमीटर तक और इसका घनत्व है 3.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहां पे बेसिक चट्टानों की अधिकता है, बेसिक। तो कौन सी चट्टान होगी इसमें बेसिक? मतलब बेसाल्ट की। और यही कारण है कि ये जो बेसाल्ट कहां पाई जाती है? इसकी
महासागर, सागरी जो बेसिन है वो किससे बना है? बेसाल्ट से बना है, ठीक है। और तो थर्ड है नीफे, जो आंतरिक भाग है, जिसको नीफे कहते हैं हम लोग। ये दो वर्ड से बना है, निकल प्लस फेरियम, निकिल प्लस फेरियम, फेरियम, फेरियम मतलब लोहा। यही कारण है कि हम पृथ्वी पे किसी भी वस्तु को ऊपर उठाते और नीचे आते हैं, वो किसके कारण होता है? ये लोहे की उपस्थिति के कारण आता है। और जो इसका घनत्व है वो करीब 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ये 6880 किलोमीटर तक है। मतलब जो भी, जिन्होंने भी इन चारों में से जिसने भी ये सिद्धांत दिया था, उनका ये मानना था कि ये जो पृथ्वी का केंद्र है वो है 6880 किलोमीटर, ठीक। ये तो सियाल, सीमा और नीफे में। अब इस पे किसने वो सिद्धांत दिया था उसके हमें खोजना। देखिए, वैगनर ने क्या दिया था? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। डेली ने क्या दिया था? पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत। होम्स ने क्या दिया था? पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत। तो बचा कौन? एडवर्ड स्वेस। इसमें उत्तर क्या है? ए, एडवर्ड स्वेस बिल्कुल सही है। ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान मास का कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32, 52, 68, 83। सबसे पहले हम मेंटल के बारे में जान लेंगे तो अपने आप ये उत्तर आपका निकल आएगा। देखिए, भूकंपी तरंगों के आधार पर हमने क्या किया है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा है, ठीक है। ऊपरी परत को हम कहते हैं क्रस्ट, 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? मेंटल। यहां पे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे और जानकारी हम दे सके। मेंटल। और ये पृथ्वी का कोर है 6371 किलोमीटर, इसको हम कहते हैं कोर, ठीक। अब प्रश्न क्या है कि मेंटल में कितना पाया जाता है? पहले मेंटल के बारे में जान लीजिए। जो मेंटल और क्रस्ट है उसको कौन सी असंबद्धता अलग करती है? उसको करती है मोहरिको, मोहरिको असंबद्धता, मोहरिको डिसकंटिन्यूटी। इसका तात्पर्य क्या है कि जब पी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचरण करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो कई जगह अचानक उसकी गति में बहुत परिवर्तन आ जाता है। ये वास्तव में परिवर्तन पदार्थों की डेंसिटी में या घनत्व में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आता है, जिसके कारण उसकी गति बढ़ जाती है। तो जहां पे गति परिवर्तन आता है वहां एक असंबद्धता विकसित हो जाती है, और जो व्यक्ति खोजा है उसी के नाम पे है, तो मोहरिको असंबद्धता कहते हैं। तो मोहरिको असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक कितना है? मेंटल का विस्तार है। अब देखिए, मेंटल का देखिए सबसे बड़ा भाग है मेंटल का। तो यहाँ पे जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी के जो वॉल्यूम है, आयतन, उसका कितना प्रतिशत लगभग पाया जाता है? यहाँ पे 83% पाया जाता है, 83%। और द्रव्यमान मास का 68%। तो उत्तर क्लियर हो गया, सी वाला है 68%। लेकिन मैं आपको मेंटल के विषय में थोड़ी और जानकारी देती हूँ। जो मेंटल है इसके जो ऊपरी 400 भाग है, ये वाला 400 भाग है ना, ये इसको हम डार्क कर देते हैं। इसको हम कहते हैं, ये 400 किलोमीटर तक है, इसको हम कहते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल मतलब एस्थेनोस्फेयर। यहीं पे से ज्वालामुखी क्रिया के समय क्या होती है? मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी भाग में मैग्मा निकलता है। दूसरी बात, जो मेंटल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये 700 किलोमीटर पे ये भागा गया है, जिसको हम कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। अब तो समझ गए असंबद्धता क्या होती है? जहां पे तरंगों की गति में, स्पीड में अचानक परिवर्तन हो जाए।
तो ये कौन सा भाग है? अपर मेंटल, और ये है इनर मेंटल। एक प्रश्न बार बार जो विभिन्न एग्जामों में आता है, आगे हम लोग प्रश्न करेंगे उसमें भी आएगा कि लिथोस्फेयर या स्थल मंडल किसे कहा जाता है? लिथोस्फेयर या स्थल मंडल किसे कहा जाता है? तो ये बहुत याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लेके बनता है लिथोस्फेयर। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को जब आपस में मिला देते हैं तो कौन सा भाग बनता है? ये जो पूरा भाग है वो कौन सा कहलाता है? लिथोस्फेयर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 68%। और 83 क्या है? आयतन। संपूर्ण पृथ्वी का जो आयतन है वो 83% कहां पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में, मेंटल एवं कोर के बीच में, आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर के बीच में। तो सबसे पहले समझ लीजिए असंबद्धता क्या है। असंबद्धता का तात्पर्य है डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम इस तरह एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये 100 किलोमीटर पे क्रस्ट है ये हमारा, फिर 2900 किलोमीटर पे ये क्या है? मेंटल है, और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग 6371 किलोमीटर पे ये है कोर। जब हम जानते हैं कि ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो पी तरंगे हैं जब ट्रेवल करती हैं, गतिमान करती हैं, तो उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो चट्टानें हैं या पदार्थ हैं, उनके घनत्व और प्रकृति में परिवर्तन पाया जाता है, जिसके कारण पी तरंगों की गति में भी परिवर्तन आता है। और जहां जहां ये परिवर्तन आता है वहां वहां एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है। और ये नाम मुख्यतः उन लोगों पे है जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता को खोज की। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, तो इसका आंसर बहुत है। देखिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको कहते हैं मोह। मेंटल और कोर के बीच में है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग विचर्ड। ये क्या है? मुख्यतः दो असंबद्धता पाई जाती है। ये 100 किलोमीटर के करीब है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरी को करती है, और जो मेंटल और कोर को अलग करती है गुटेनबर्ग विचर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी प्रत्येक परत के आंतरिक भाग में भी असंबद्धता पाई जाती है, अर्थात पी तरंगों की गति में अंतर पाया जाता है। इस आधार पे ये जो क्रस्ट है इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको कहा गया है कोनार्ड। ये फिर उसके बाद है ये 700 किलोमीटर की गहराई पे, या इसको ऊपर ले लीजिए आप, यहां पे ये 700 किलोमीटर की गहराई पे ये अपर मेंटल है, और ये लोअर या इनर मेंटल है। यहां पे जो असंबद्धता पाई जाती है उसको कहते हैं रेपिटी। और जो गुटेनबर्ग और कोर के बीच में असंबद्धता है वो है 5150 किलोमीटर पे, जिसको कहते हैं लेहमन। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी असंबद्धता हो गई? पहली है, यदि लाइन से लगाया जाए, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, विचर्ड और लेमन। अब इसमें क्या पूछा था? मोहो असंबद्धता स्थित है। तो किसके बीच में मोह असंबद्धता? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो ये कौन सा उत्तर है? ए वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? सिलिका व एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और निकल, लोह और निकल। पहले हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक कोर है क्या। देखिए, यदि इस चित्र को देखिएंगे आप ध्यान से, ये ऊपरी भाग क्रस्ट है 100 किलोमीटर, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं।
ये 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, और ये 6371 किलोमीटर पे है कोर। ठीक, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। तो 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक कोर की उपस्थिति है। मेंटल को इससे अलग करता है गुटेनबर्ग विचर्ड असंबद्धता। ये किसमें 2900 किलोमीटर पे पाई जाती है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये जो कोर है वास्तव में दो भागों में बटा हुआ है 5150 किलोमीटर पे, या इसको कहते हैं हम लेहमन असंबद्धता। ये कारण क्या है कि ऊपरी भाग में जो अपर कोर है वहां पे जो पी तरंगों की गति है वो है करीब 11 किलोमीटर, और जबकि आंतरिक भाग में जिसको इनर कोर कहते हैं वहां पे हो जाती है 13 किलोमीटर, जिसके कारण ये असंबद्धता पाई जाती है। जो ऊपरी कोर है ये क्या है, तरल अवस्था में है, और ये जो आंतरिक कोर है ये ठोस व प्लास्टिक अवस्था में है। ठीक, अब जान लीजिए कि इसमें अंतर क्या है, कि इसमें किस तत्व की प्रधानता है। हम कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं इस तरह और नीचे आती है, क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसा पदार्थ होगा जिसमें चुंबकीय गुण है। तो इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें चुंबकीय गुण है, वो है लोहा, जिसको फेरियम कहते हैं, फेरियम है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिलिका एल्युमिनियम है ये क्या है, सियाल। ये किस पे पाया जाता है, ये क्रस्ट पे पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम सीमा ये किस पे पाया जाता है, ये मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और निकल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में। जो लोह और निकल है वो किस में पाया जाता है, तो क्रोड में पाया जाता है, जिसके कारण इसको हम नीफे कहते हैं, इंग्लिश में NIFE नीफे कहते हैं। तो उत्तर कौन सा है, डी वाला बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ या क्रस्ट में किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। यह भूपृष्ठ है, क्रस्ट क्योंकि ऊपरी परत मान के चलते हैं, क्योंकि क्रस्ट में महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों आती है, इसलिए यहां क्रस्ट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, सियाल, नीफे, सीमा और इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं। अब यहां पे हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और किसने बांटा है, एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी परत को उन्होंने क्या कहा है, सियाल। बीच की परत को कहा गया है सीमा, जो आंतरिक परत है उसको कहा है नीफे। तो इसमें बेसाल्ट किस पे पाई जाती है, जो बेसाल्ट है मुख्यतः वो किस पे पाई जाती है, सीमा में पाई जाती है। जो उसकी दूसरी परत है सीमा, जिसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम पदार्थों से, और जो इसकी गहराई है वो करीब 2000 किलोमीटर तक है। ये किसके अनुसार है, स्वेस के अनुसार है। ठीक है, इसमें क्षारीय पदार्थों की, क्षारीय मतलब बेसिक पदार्थों की अधिकता है, और इसमें ही बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टानों से ही किसकी निर्माण हुआ है, महासागरीय बेसिन का। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा उत्तर है, सी वाला, सीमा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसको जानने के लिए बहुत सीधा उत्तर है, एडवर्ड स्वेस की रासायनिक संरचना का है। ऊपर की भाग क्या है, क्रस्ट है, जिसको हम भूपटल भी कहते हैं। तो जान लीजिए कि जो हमारा क्रस्ट है, ये
क्रस्ट है, क्रस्ट में जो धरातल है ऊपर, क्रस्ट का मतलब ऊपरी भाग, धरातल में 75% क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टान। इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी हो गई है? परतदार चट्टान। ठीक है, लेकिन इसके क्रस्ट के निर्माण में इन चट्टानों का जो योगदान है वो केवल 5% है। उसके बाद धरातल के नीचे, क्योंकि एडवर्ड सेज ने अपनी संकल्पना में ये कहा था कि परतदार चट्टानों के नीचे 3 परत पाई जाती है, सियाल, सीमा और नीफे। तो सियाल में, ये ऊपर सियाल है, तो सियाल में किस चीज की प्रधानता है? सियाल में है ग्रेनाइट की प्रधानता है। तो सियाल में ग्रेनाइट की है और सीमा में बेसाल्ट की है। ठीक है, जो ये ग्रेनाइट है इससे क्या बने हैं? महाद्वीपी, और ये जो बेसाल्ट है इससे बनी है महासागरीय बेसिन। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो गया? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है, परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। वास्तव में ये स्वेज की संकल्पना है कि धरातल पर अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों के नीचे 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या? भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट। क्रस्ट ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। देखिए, इस उत्तर को देखने के लिए हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रस्ट, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे अर्थ। किस क्रस्ट पे किसकी अधिकता है? और अर्थ पे, क्रस्ट का मतलब है जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये ना क्रस्ट वाला, ठीक है, इसको बीच का मेंटल है, तो ये क्रस्ट वाले भाग पे किसकी अधिकता है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो किन तत्वों की अधिकता है जो क्रस्ट में है। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन 46.8%, उसके बाद है सिलिका 27.7%, फिर एल्युमिनियम 8.1% और आयरन 3% है। ये किसमें है? क्रस्ट में है। लेकिन यदि हम अर्थ के संदर्भ में देखेंगे तो पाएंगे कि आयरन की मात्रा 35% है, ऑक्सीजन की मात्रा 30% है, सिलिका की मात्रा 15 है और मैग्नीशियम की क्या है? 13। ये प्रतिशत पे ले लेंगे हम लोग। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो कौन सा उत्तर सही है क्रस्ट के संदर्भ में? क्योंकि क्रस्ट का पूछा गया है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन। तो कौन सा अंतर है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा। बी वाला उत्तर सही है। लेकिन यदि हम सी वाले को ले लेंगे, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, ये किसमें पाया जाता है? संपूर्ण पृथ्वी पे। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो क्रस्ट का चौथे नंबर का है लोहा, वो क्या है? अर्थ के संदर्भ में पहले नंबर पे चला आता है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन और सिलिका कंटिन्यू चले आते हैं और एल्युमिनियम की जगह मैग्नीशियम आ जाता है। तो आप इस तरह भी इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हैं कि इस पे क्रस्ट में किन तत्वों की अधिकता है और संपूर्ण पृथ्वी पे किन तत्वों की अधिकता है। तो क्रस्ट पे जो संपूर्ण अधिकता है वो ऑक्सीजन की है और संपूर्ण पृथ्वी पे जिस तत्व की अधिकता है वो है आयरन, लोहा। अगला प्रश्न, धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी? 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम देख लें कि मोहो असंबद्धता है क्या। ये क्या है? क्रस्ट है और इसकी गहराई करीब करीब 100 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर पे क्या है? मेंटल है और ये 6371 किलोमीटर पर कोर है। अब ये क्या है? इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि मोह संबद्धता की धरातल से, तो क्या क्रस्ट में धरातल भी है? तो इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन जो क्रस्ट का यदि देखा जाए तो जो क्रस्ट है उसकी औसत गहराई मानी गई है 33 किलोमीटर और ये गहराई
में अंतर इसमें पाया जाता है कि महासागरों के नीचे इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर है, जबकि हिमालय जैसे पर्वतों के नीचे इसकी गहराई 70 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे औसत गहराई को लेके उत्तर बनाया गया है। तो इस हिसाब से उसका उत्तर क्या होगा? 30 किलोमीटर बिल्कुल सही है। और ये क्रस्ट क्या है? ये क्रस्ट दो भागों में बटा है। ये ऊपरी भाग जिसको अलग करता है कोनार्ड, और ये जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है वो कौन सी है? मोहो असंबद्धता। कौन सी परत करती है? मोहो असंबद्धता। क्रस्ट के ऊपर है वो उसमें है ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता, इसका मतलब है ये महाद्वीपीय संरचना है। और जो आंतरिक भाग है इसमें क्या है? बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता, इसका मतलब है कि ये महासागरीय बेसिन को ये करता है। तो यदि इसको देखा जाए तो क्रस्ट को ये कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम एडवर्ड सेज ने किया। तो इसका उत्तर क्या है? ए वाला बिल्कुल सही है, 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। अर्थात इसमें जो आंसर खोजना है वो पृथ्वी की 3 परतों के बारे में दिया है और ये वायुमंडल की ऊपरी परत पे। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसको एक्सोस्फीयर या वायुमंडल कहते हैं। तो इसका मतलब ये उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। अब कौन सा उत्तर सही है, आइए इसमें देखते हैं। हम इसमें पृथ्वी की आंतरिक परत का एक चित्र बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसको करेंगे। ये ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट, जिस 100 किलोमीटर पे, फिर 2900 किलोमीटर पे क्या है? मेंटल, और पृथ्वी के 3771 किलोमीटर पे कोर है। तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। और वर्ड पूछा गया बैरिस्फीयर किसको कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी के 3 परत है जिसको एक अलग नजरिए से विभाजित किया गया है। तो हम क्या जानते हैं कि क्रस्ट और ये 700 किलोमीटर पे क्या है? अपर मेंटल है। तो हम ये जानते हैं कि क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लिथोस्फीयर, हाँ, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। और जो बीच का भाग है मेंटल का, इसको हम कहते हैं पायरोस्फीयर, स्फीयर। और जो आखिरी भाग है उसको हम कहते हैं बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो गया? पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना को हम कहते हैं। तो इसको एक ब्रांड आता है टीवी का, बीपीएल। तो बीपीएल याद रखिएगा। तो जो लास्ट वर्ड है, लिथोस्फीयर पहले है, पायरोस्फीयर सेकंड नंबर पे है और बैरिस्फीयर थर्ड नंबर पे है। तो इस आधार पे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में भी विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ मतलब कोर की और जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 32 फीट। लेकिन ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पे जो तापमान में वृद्धि होती है उसकी दर समान नहीं है। उसकी दर कैसे है? प्रथम 100 किलोमीटर पे जो तापमान बढ़ता है वो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। फिर 100 से 300 किलोमीटर तक ये 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है और 300 किलोमीटर से ऊपर या ऊपर मतलब आंतरिक गहराई की बात हो रही है, ये 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इस आधार पे ये अनुमान लगाया गया है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। इस आधार पे जो औसत लगाया गया है वो लगाया गया है कि पृथ्वी पर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस जाते 32 मीटर पे जाते हैं, 32 मीटर, तो क्या तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। तो इस आधार से सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन क्रस्ट, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? तो हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का विभाजन है वो किसके आधार पर किया गया है? भूकंपी तरंगों के आधार पे, अर्थक्वेक से निकलने वाली PSL तरंगों के आधार पे। इस आधार पे किस भागों में बांटा गया है? क्रस्ट 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, फिर मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, और जो कोर है 6371 किलोमीटर पर। तो ये विभाजन किसने किया है? जेफरीज, होम्स, डेली और ग्रांट में। इसका उत्तर डी, ग्रांट वाला बिल्कुल सही है। ये विभाजन उन्हीं के द्वारा किया गया और विभाजन का आधार था भूकंपी तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 4.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 3.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 5.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, जान लीजिए, हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में भूकंपी तरंगों के आधार पर जानते हैं, लेकिन हम जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग, हम जानते हैं जो क्रस्ट का घनत्व है 2.7 से 2.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर जो मेंटल का है घनत्व वो 3.0 से 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जो कोर है इसका घनत्व है 11 से 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अर्थात इन तीनों के एवरेज के आधार पर निकाला गया जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसमें कौन सा उत्तर? ए वाला बिल्कुल सही है। ये हमने कैसे लगाया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 जान गए, और ऊपरी परत का घनत्व इतना है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे तत्व या पदार्थ, एलिमेंट पाए जाते हैं जिनका घनत्व अधिक है, तभी तो ऊपरी परत का घनत्व इतने कम होने के बावजूद भी पृथ्वी का औसत घनत्व इतना अधिक है। यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो पृथ्वी के ऊपरी के भाग के घनत्व से अधिक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन वैल्यूम पाया जाता है भूपट्टी, पेंटल, आंतरिक कोर और बाह्य कोर में। तो हम इसका जो उत्तर है वो मेंटल वाला बिल्कुल सही है, 83%। जो भूपट्टी पे है जो आयतन है 0.5% है, जो मेंटल में है वो 83% है, और जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर में है वो 16% है। हम मेंटल के विषय में जान लें कि यहाँ पे इसका आयतन का 83% पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी का, और इसमें द्रव्यमान जिसको हम मास कहते हैं इंग्लिश में, वो करीब पाया जाता है 68%। और इसकी जो उपस्थिति है मेंटल की वो कहां पे है? मोह असंबद्धता से लेके 2900 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग विचर्ड असंबद्धता, और ये दो भागों में बांटी गई है 700 किलोमीटर पे, जिसको हम कहते हैं रेपेटी असंबद्धता, और यहीं पे एक पतली सी परत है 400 किलोमीटर मोटी, जिसको हम कहते हैं एस्टेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल, जहां से ज्वालामुखी क्रियाएं के समय लावा बाहर आता है। मैं थोड़ा थोड़ा हर प्रश्न के साथ इसलिए बताता जाता हूं ताकि आपका किसी भी टॉपिक पे लगातार रिवीजन होता रहे। उत्तर तो सीधा बता सकता हूं मेंटल में 83%, लेकिन मेरा एक उद्देश्य होता है कि हर प्रश्न के साथ उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि, उसके आंतरिक भाग की भी जानकारी हमको मिलती रहे, ताकि हमें पिछले प्रश्न का रिवाइज हो जाए या आने वाले अगले प्रश्न को हम आसानी से कर सके। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चभ्रच है? विच ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स? देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पे जितनी भी स्थलाकृति पाई जाती है, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान या अपर्दन से निर्मित जो पवन, जल, वायु, डेल्टा, ड्राईकांटा, जुगेनबर्ग जितने भी पाई जाती हैं, वो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंतर्गत हम कौन से 2 जोड़ते हैं? महाद्वीप और महासागर।
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म में हम जोड़ते हैं पर्वत, पठार, मैदान। और जो थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स है वो है अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। कौन कौन से कारक है अपर्दन के? जैसे नदी है ना, नदी के द्वारा क्या बोलते हैं, जलप्रपात बनता है, ठीक है, वी आकार की घाटी, ठीक है। फिर पवन, पवन से क्या बनते हैं, ड्राई कांटर बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बनती। फिर हिमानी से और सागरी लहरों से। तो इनके द्वारा जो अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो कहेंगे थर्ड ऑर्डर में आएंगे। तो ये उत्तर तो बिल्कुल सही, आसान हो गया। तो कौन सा है इसमें? प्रथम श्रेणी वाला है, जिसके अंतर्गत हम महाद्वीप और महासागर को सम्मिलित करते